व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। इसलिए ये नीति में उदारता के साथ साथ कठोरता की भी आवश्यकता है। हृदय में करुणा, संवेदना और देश के खतरों के प्रति सजगता दोनों रखकर, एक साथ रखकर ये नीति बनाई गई है। और ये दृढ़ प्रवासन नीति जो है हमारी मान्यवर, आज ये लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के दो बड़े संकल्प हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, केवल एनडीए के नहीं, देश की 130 करोड़ की जनता के संकल्प बने हैं। पहला संकल्प है 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और दूसरा संकल्प है 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना। मान्यवर, मैं मानता हूं कि दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरल, सुदृढ़ और समसामयिक कानून की व्यवस्था अनिवार्य है। और इसीलिए हमने ढेर सारे कानून, ऐतिहासिक बिल इस सदन में 10 साल में आए। 3 नए आपराधिक कानूनों को इस सदन ने पारित किया, सीए के कानून को पारित किया, 39,000 कॉम्प्लायंस को खत्म कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वृद्धि के कानून को हमने पारित किया, आईबीसी के कोड 2016 बैंक मर्जर, उसके माध्यम से एनपीए को समाप्त करा। 2017 में पूरे देश के, इतने बड़े देश के 32 बिक्री करों को समाहित कर एक जीएसटी को रोल आउट करने में हमारी सरकार को मान्यवर सफलता मिली। यूएपीए कानून और एनआईए एक्ट में संशोधन किया, और मान्यवर जो हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न था, इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान हो, धारा 70 को भी इसी सदन ने निरस्त करने का काम। ये 10 साल के अंदर हर क्षेत्र के हर कानून को हमने मजबूत करने का काम किया है। आज मैं जब यहां आया हूं, तब ये बिल को लेकर आया हूं, तो इस बिल के हमारे तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनाने का स्वप्न भी इससे पूरा होने वाला है। नई शिक्षा नीति में हमारी यूनिवर्सिटियों को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का स्वप्न भी इससे पूरा होने वाला है। अनुसंधान के क्षेत्र में R&D करने वाले सारे लोगों को यहां उदार मन के साथ, विश्वसनीयता के साथ काम करने का भी एक अच्छा माहौल मिलने वाला है। इस देश को विश्व भर में खेलों का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने का स्वप्न भी पूरा होने वाला है। यहां पर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी बनने वाला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारे क्षेत्रों में यहां अनुसंधान की शुरुआत होगी। इसके लिए ये बिल बहुत अच्छा एक प्रकार से माहौल पूरा करेगा। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 4 अधिनियमों में ये पूरी व्यवस्था छूट-फूट बटी हुई है। 4 अधिनियमों में कई सारी व्यवस्थाओं का ओवरलैपिंग भी है, और 4 अधिनियम होने के बावजूद भी कई सारे छिद्र भी रह चुके हैं। ये एक ही विधेयक, ये 4 अधिनियमों को निरस्त कर एक कानून आएगा जो सारे छिद्रों को भरने का काम भी करेगा, और जो रिपीटेशन है उसको भी समाप्त कर देगा। और हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनने का लक्ष्य, वो लक्ष्य की पूर्ति में ये आगे जाएगा। मान्यवर, 2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व है, और ये जो विधेयक है अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025,
ये हमारी प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी भी बनेगा। ये सारे तत्वों का 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय में विधेयक को डिजाइन किया गया है मान्यवर। इसको फौरी तौर से राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करना चाहिए मान्यवर। इसमें भारत में आने वाले यात्रियों का डेटाबेस तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। भारत के टूरिज्म पोटेंशियल और टूरिज्म के क्षेत्र की बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अनेक तरह के टूरिज्म जैसे मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ग्लोबल ब्रांडिंग भारत की बढ़ाने में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसका मुझे विश्वास है। निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी इससे बहुत फायदा होगा, जीडीपी को बढ़ाने में भी बहुत फायदा होगा और मान्यवर आजादी के 75 साल के बाद आज भारत का सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, वो गति और भी तेज हो। जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूं तब हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती की सिस्टम, ये आज पूरी दुनिया इसके पर बड़ी आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो ऐसा मानव शरीर बनाना, ये हमारा बहुत पुराना विचार था, जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद इसका दमन करने की जगह इसको आने ही न दे, इस प्रकार की जीवन पद्धति को विकास करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश से ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों की कार्टेल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला हवाला व्यापार करने वाले, ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे। और मान्यवर, ये जब मैं विधेयक लेकर आया हूं तब मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि 4 विधेयक को जिसको ये रिप्लेस करेगा, उसके पासपोर्ट एक्ट में यात्रा दस्तावेजों की पासपोर्ट और वीजा की जो आवश्यकता है इसको पुख्ता करेगा। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 उसको भी और पुख्ता करेगा। विदेशी अधिनियम 1946 इसको अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को प्रतिबंधित करने का केंद्र में रखकर कानून को अंदर बदलाव किया गया है और कुछ विशेष रोजगार के क्षेत्र में या विशेष गतिविधियों से में भारत को भागीदार बनाने की दृष्टि से जो आते हैं उनके लिए व्यवस्था भी की है। कानूनी प्रावधानों के साथ साथ उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही भी हमने इसके अंदर समाहित करी है और अप्रवास अधिनियम 2002 इसमें विदेशियों को लाने में वाहकों की जिम्मेदारी बिल को भी हमें इसमें थोड़ा परिवर्तित कर कर पुनर्स्थापन किया है। मान्यवर, ये तीनों बिल 1920, 1939 और 1946 ये देश आजाद होने के पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे। आज हमारी पूरी अप्रवासन नीति नए भारत की नई पार्लियामेंट के अंदर बनने जा रही है। एक ऐतिहासिक बात, हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण नीति जो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, व्यापार भी सुनिश्चित करती है, विकास भी सुनिश्चित करती है, वो विदेश की पार्लियामेंट में बनी थी और विदेश के सांसदों ने इस पर हमारे भले की चिंता की थी। आज कम से कम 30 सांसदों ने इस पर अपना कमेंट दिया, इसमें एक भी विदेशी नहीं है और पार्लियामेंट भी हमारी है मान्यवर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मान्यवर, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी में ये बनाया गया था और अंग्रेज सरकार के हितों के रक्षण के लिए बनाया गया था। ये एक विकसित भारत की
स्पर्धा एक दौड़ शुरू होने के बाद अमृत काल के प्रथम चरण में बनाया गया है और भारत के हितों के लिए मान्यवर इसको बनाया गया है। ये चारों नियमों में अंतर्निहित निरंतरता और उद्देश्यों की समानता के साथ ढेर सारे ओवरलैपिंग थे, इसको हमने कम किया है। एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी को भी समाप्त किया है। डेटा प्रबंधन और सत्यापन दोनों की जटिलता को भी हमने समाप्त कर दिया है और दस्तावेजीकरण की दोहरी प्रक्रिया को भी हमने समाप्त कर दिया। कानूनों के बीच में जो विरोधाभासी प्रावधान थे, जो एक कानून में ठीक थे दूसरे कानून में ठीक नहीं थे, वो समाप्त कर अधिकारों के क्षेत्र की स्पष्टता भी हमने कर दी है। यात्रियों और अधिकारियों के लीगल कंफ्यूजन को एक साथ एक ही बिल चारों बिल के लीगल कंफ्यूजन को, कानूनों के लीगल कंफ्यूजन को समाप्त कर देगा और एक ही अपराध के कई दंड कई जगह पे अलग अलग कानून में थे, इसको भी स्ट्रीमलाइन कर एक ही कानून में लाया गया है। मान्यवर, ये व्यापक कानून अनुपालन के बोझ को भी बहुत हल्का करेगा। मान्यवर, मैं इस बिल की मुख्य प्रावधानों पर बात करना चाहता हूं। भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता को हमने आवश्यकता यहां पर ठीक कर दी। अप्रवासन ब्यूरो का गठन हुआ है। भारत में प्रवेश और ठहरने की अनिवार्यता आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी इस कानून के अंदर हमने दी। भारत से किसी विदेशी को हटाने की भी शक्तियां दी है। आवास, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के नियामकों द्वारा विदेशी अगर वहां पर पड़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है। भाई, जब आप केस बना रहे हो तो ऑनलाइन एक सूचना देने में क्या आपत्ति है? कोई कहां रह रहा है इसका ट्रैक तो रहना चाहिए। और विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहां सुस्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं और कुछ अपराधों को कंपाउंडिंग कर सरल भी बनाया गया। एक प्रकार से आज के समय के अनुकूल प्रावधान बनाने का खुले मन के साथ यहां पर काम किया गया है। मान्यवर, जो प्रावधान हटाए गए, विशेषकर राष्ट्रमंडल देशों की जगह निर्दिष्ट देश रखा है। किसी भी देश के नागरिक के रूप में इसको निर्दिष्ट किया जा सकता है, वो धारा 33 में हम लेकर आए हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1920 में एक से अधिक बार उल्लंघन पर दोहरी सजा थी, अब इसको हमने बदला है और विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए बढ़े हुए वित्तीय दंड को कंपाउंडिंग का प्रावधान भी हमने मान्यवर किया है। अप्रवास एवं विदेशी विषयक विधेयक में मौजूदा कानूनों का एकीकरण और सरलीकरण किया है और उसको बहुत स्टडी के बाद समेकित, संक्षिप्त, सरल और ठोस बनाने का काम किया है। 4 कानूनों में कुल मिलाकर 45 धाराएं थी, अब इस विधेयक में 36 धाराएं रहेगी, 26 पुरानी और 10 नई। 36 धाराओं के अंदर ही हमारा प्रवासन का ये पूरा लेखा जोखा मान्यवर दिया जाएगा। मान्यवर, मैं जब सदस्यों के जवाब दूंगा तब बहुत सारी धाराओं के बारे में बात आ जाएगा। इसमें मैं विशेष कहना नहीं चाहता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। धारा 3, इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है, कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी,
इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। माननीय धारा 4, केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं है। मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है, और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको, चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी व्याख्या धारा 5 में की है। धारा 6 में विदेशियों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और हॉस्पिटलों का जिम्मेदारी धारा 9 और 10 में तय की है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशन है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब हमने उसको कानूनी बनाया है, क्योंकि हम में हिम्मत है रोकने की। मान्यवर, धारा 18 जुर्माने का भुगतान करने के लिए वाहक का दायित्व तय किया है। 25 में अपराधों का कंपाउंडिंग किया है, और धारा 23 और 24 इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए उल्लंघन के लिए जुर्माना और जेल की व्यवस्था इसके अंदर मान्यवर की गई है। धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार को दी है। धारा 15 राष्ट्रीयता का निर्धारण, ये शीर्षक हटाने का काम हमने किया है। धारा 7 बायोमेट्रिक जानकारी लेने को कानूनी बनाया गया है, और एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया है। मान्यवर, वीजा की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, और ये हम जो सुधार लेकर आए हैं वो कोई नए नहीं है। 2010 में 5 देशों के नागरिकों को पर्यटन वीजा ऑनलाइन देने की शुरुआत हुई। 2010 से 14 के बीच में 7 देशों को बढ़ाया गया, और अब ये सुविधा 169 देशों तक हमने की दी है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप टूरिज्म बढ़ाइए। मगर रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना, कि वो विदेश से इस देश में इतने समय के लिए आए। कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इस देश का नागरिक नहीं बन सकता है। इसको रोकना पड़ेगा। आपके समय में सिर्फ 10 देशों तक था, उसको हमने 169 देशों तक पहुंचाने का था। मान्यवर, 31 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 6 प्रमुख बंदरगाहों अराइवल ऑन वीजा देने का काम हमने किया है, और 2023 में आयुष वीजा की नई श्रेणी भी शुरू की है। अब ई वीजा की सुविधा 9 उप श्रेणियों के लिए की जाएगी। ई पर्यटन वीजा, ई व्यापार वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा परिचारक वीजा, ई आयुष वीजा, ई परिचारक वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र आश्रित वीजा। ये सारी श्रेणियों में ई वीजा का प्रोविजन कर विदेशियों को आने में हमने सरलता की है। जो लोग कहते हैं कि रोकना चाहते हैं, हम रोकना इसी को चाहते हैं जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है। ये कहते हैं कौन तय करेगा, तो जो सरकार होगी ये तय करेगा। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। कौन तय करेगा का क्या मतलब है? भारत सरकार तय करेगी। कौन कर सकता है? कोई विदेश की सरकार करेगी? क्या विचार है? कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि हम भारत सरकार में है तो हम तय करेंगे।
मान्यवर आयुष वीजा, इसकी श्रेणियों की भी संख्या बढ़ाई है और अवैध प्रवासी और ओवरस्टे की निगरानी के लिए अप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण के ट्रैकिंग की एक सिस्टम IVFRT, इसको भी अब कानूनी आधार देने का काम किया है। मान्यवर, सभी अप्रवासन पोस्ट पर भारतीय मिशन FRRO और FRO, इसको एंड टू एंड एकीकृत सिस्टम से जोड़ने का काम हमने पूरा कर दिया है। देश भर के 750 से ज्यादा जिलों में DPM जिला पुलिस मॉड्यूल पोर्टल भी हमने शुरू कर दिया है, जो फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। और हमने कई प्रकार की अप्रवासन चौकियों का आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं लाए हैं। अब उसकी संख्या बढ़कर 114 हो गई है मान्यवर, और एक जमाने में 4 से 5 मिनट लगता था, अब 1.5 से 2 मिनट लगता है। और FTITTP फास्ट ट्रैक अप्रवासन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, ये 8 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया है, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन 30 सेकंड में आपका घर से भरकर आते हो तो 30 सेकंड जो जाने का समय होता है वो भी होता है। इन्होंने कहा कि भाई इससे प्रवासियों की संख्या कम होगी। मान्यवर, 2014 में अप्रवासन चौकियां 83 थी, अब 114 है। हमने 37% बढ़ा है। ICP काउंटर 743 थे, आज 2278 है, 206% बढ़ा है। भारत में आने वाले व्यक्ति कांग्रेस के शासन के समय में 2,49,00,000 थे। ये 10 साल में 2024 के अंतिम साल में 14 में 2,49,00,000 थे, ये 2024 में 4 करोड़ लोग भारत में आए। भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति 2,59,00,000 थे, अब 4,11,00,000 लोग बाहर गए हैं। और टोटल करें तो 5,08,00,000 आवाजाही थी, अब 8,12,00,000 हुई है, 59% की वृद्धि। और किसी भी एक दशक में ये वृद्धि सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी नहीं, सब दशक का अगर हिसाब किताब करते हैं तो बहुत बड़ी वृद्धि, 50% से ज्यादा वृद्धि एक ही दशक में हुई है। और ये हमें कह रहे हैं कि इससे कम होगा। माननीय, हम कम करना नहीं चाहते हैं, मगर जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है उसको तो जरूर रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ ये जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मनीष तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कि धारा 3(1) का दूसरा प्रावधान अप्रवास अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है। मान्यवर, पहले से ही हमारे कानूनों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश से वंचित रखने का अधिकार अधिकारियों के पास ही था। वीजा धारक को देश में किसी एक निश्चित बिंदु तक जाने देने का अधिकार भी अधिकारियों के पास ही था। किसी विदेशी को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार भी मनमानी करेगा उनका डर है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसको रोकने से पहले कई प्रकार की एजेंसियों के इनपुट के आधार पर ही रोका जा सकता है। पहले ऐसी कोई प्रथा नहीं थी 14 तक। हमने 14 के बाद आकर 2019 में एक प्रथा बनाई है। किसी को भी रोकना है तो ये 24 बिंदु का 360 डिग्री जांच कर ही रोका जा सकता है। उसको हमने इतने खुले अधिकार नहीं दिए। एक सदस्य ने कह दिया मान्यवर कि कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी यह निर्णय करेगा। मैं सदस्यों को कहना चाहता हूं, निर्णय कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी तो इस देश में फांसी की सजा वाले क्रिमिनल कानून का इन्वेस्टिगेशन भी एक हेड कांस्टेबल ही करता है, मगर एक नियम के तहत करता है। उस पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मान्यवर, तो फिर हम सबको भी क्या अधिकार प्राप्त है? संविधान बना, संविधान ने संसद सदस्य को व्याख्या की, हम चुनाव लड़े, जीत कर आए, कोई मंत्री बना, कोई विपक्ष का नेता बना, हम भी तो एक ही नागरिक है। मान्यवर,
इस प्रकार के सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? ये कानून के तहत व्यवस्था है और किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, इस तरह से सोचने से, और अपील की बात करते हैं, ना अमेरिका में है, ना इंग्लैंड में है, ना जर्मनी में है, ना फ्रांस में है, कहीं पर अपील का अधिकार नहीं। कैसी अपील? कोर्ट में जाइए। देश की सुरक्षा का जहां प्रवास सवाल होता है और सारी एजेंसियों के परामर्श के बाद अगर किसी को रोकते हो, इसमें आपत्ति है, तो कोर्ट ही एकमात्र शरण होता है। इसकी कोई अपील वपील हो नहीं सकती। मान्य